हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक, तो बेसिकली तीनों नाम एक ही बात कहते हैं, बट फिर भी मैं एक ही नाम लेके चलता हूँ, दैट इज एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स आपको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल एजियोट्रोप्स कहीं ना कहीं जो इंटरलिंक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इससे इंटरलिंक है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी तुम्हें इसकी कहानी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि अगर पहले वो पार्ट नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो फिलहाल एजियोट्रोप्स के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। एजियोट्रोप्स देखते हैं होता क्या है, उसके बाद इसके कितने केस हैं और उन केस के लिए मुझे राउट्स लॉ की कैसी हेल्प लेनी पड़ेगी, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाला जो केस है उसकी मुझे कैसे हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि मुझे ये सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, तो देखें एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ये होते क्या हैं देखें। फिलहाल मैं इसकी बात करूं डेफिनेशन की ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। एक, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं इनका जो कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन एक तो लिक्विड फेस में, ठीक, और एक आपके पास वेपर फेस में, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन अगर मैं बात करता हूं एजियोट्रोप्स की, तो पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है लिक्विड फेस में और वेपर फेस में वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी बताऊंगा ये कंपोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक, दूसरा, जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट का वो भी कैसा होना चाहिए, सेम। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब है ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है, चाहे वो लिक्विड और वेपर फेस की हम बात करें, वो कैसा होना चाहिए, सेम। और जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों कंपोनेंट्स का वो भी कैसा होना चाहिए, सेम। अब इस बात को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखें, मान लेते हैं मेरे पास ए और बी ये दो लिक्विड हो गए। ठीक, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बीकर में डाल दिया। तो इसका मतलब है इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये ना लिक्विड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको हीट किया। तो हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद बनेगी वेपर्स। तो ये वेपर्स हो गई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया वेपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपके पास लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दो लिक्विड ले लिए ए और बी, दोनों को एक साथ एक बीकर में डाल दिया। डालने के बाद बीकर आपके पास क्लोज है, आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद ये लिक्विड किस में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हुआ। तो ये वेपर वाला फेस हो गया और ये लिक्विड वाला फेस हो गया। ठीक, अब ये क्या कहना चाह रहा है सुने, ये जो मेरे पास लिक्विड वाला पार्ट है तो मैं इसको कर रहा हूं एक्स मोल फ्रैक्शन ए का, और ये मेरे पास है मोल फ्रैक्शन बी का। ये किस में है, लिक्विड वाले पार्ट में। ठीक, अब वेपर वाले पार्ट में, वेपर वाले पार्ट में एक्स ए डैश इसको मैं कर लेता हूं और एक्स बी डैश इसको कर लेता हूं। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्टिकल्स का कंपोजिशन लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम हो, पार्टिकल का जो कंपोजिशन है लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम हो, यानी जितने पार्टिकल इस ए के लिक्विड में हैं उतने ही कहाँ हो, वेपर फेस में, ऐसे ही पार्टिकल बी के जितने लिक्विड में हैं उतने ही कहाँ हो, वेपर में। यानी अगर कुछ ऐसे है लिक्विड में ए का जितना मोल फ्रैक्शन है उतना ही वेपर फेस में ए का मोल फ्रैक्शन है, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ए के लिक्विड में हैं उतने ही वेपर फेस में ए के पार्टिकल्स हैं। ऐसे जितने ही पार्टिकल बी के लिक्विड फेस में हैं, ठीक,
उतने ही पार्टिकल बी के वेपर फेस में। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंपोजिशन का लिक्विड और वेपर फेस में सेम होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर किसी भी पार्टिकल का कंपोजिशन लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम है, ठीक, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट को तो फॉलो करता है, बट कंडीशन नंबर सेकंड पे भी जरा सोच लेते हैं कि कंडीशन नंबर सेकंड बता क्या रही है। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम। अब ये बॉइलिंग पॉइंट सेम का मतलब क्या है, मतलब ये है दो लिक्विड आपके पास हैं, ठीक है। अब दो लिक्विड में मान लेते हैं ए आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, बी आपके पास मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। मैंने इसको हीट किया अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस तक मान के चले, और जब मैंने इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया तो पता चला ए की भी वेपर आ गई और बी की भी वेपर आ गई। इसका मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस पर दोनों पार्टिकल्स की वेपर अगर आ रही हैं तो ये 30 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब ए के लिए भी है और वो अब बी के लिए भी है। यानी इन दोनों के लिए, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, इन दोनों के लिए अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम। इसका मतलब है जब भी हम एजिट्रोप बना रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के लिए 2 पॉइंट है, ठीक। एजिट्रोप्स कौन होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, सेम हो, ठीक। यानी मिक्सिंग करने के बाद अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों पार्टिकल के लिए एक ही होगा। और अगर दोनों पार्टिकल के लिए एक ही बॉइलिंग पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ये पूरा सॉल्यूशन एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी जैसे कि एक ही लिक्विड है। आपको बात समझ में आ रही होगी। पूरा जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक प्योर लिक्विड का जो टेम्परेचर है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक। बट यहाँ पे 2 कंपोनेंट को आपने मिक्स किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में डिफरेंट था, बट अब कैसा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, यानी इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सेम है। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या कहानी चली है। फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर ये आगे सारी कहानी देखते हैं। देखें एजिट्रोप्स के लिए डेफिनेशन के लिए 2 पॉइंट है, यानी उन लिक्विड का मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, सेम हो, और जिनमें पार्टिकल का जो कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर फेस में वो कैसा हो, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टिकल्स का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेस में कैसा हो, सेम हो, यानी आपके पास 2 पॉइंट है। लिक्विड फेस में और वेपर फेस में पार्टिकल का कंपोजिशन सेम है, लिक्विड और वेपर फेस में पार्टिकल का कंपोजिशन कैसा है, सेम, ठीक। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम, यानी एक ही टेम्परेचर पे दोनों पार्टिकल्स की वेपर आनी चाहिए बाहर, ठीक। अब यहां से मेन बात ये आती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ भी अमाउंट ले लूं दोनों की तो एजिट्रोप बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की जो आप अमाउंट लोगे वो एक प्रॉपर रेशियो में आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज एजिट्रोप्स नहीं बनेगा। यानी जो भी आपको पार्टिकल्स लेने हैं वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में लेने हैं। समझ में आ रही बात ये? तो कुल मिलाकर आपको पार्टिकल्स एक फिक्स्ड कंपोजिशन में लेने हैं, ये ध्यान रखना, अगर आपको एजिट्रोप बनाने हैं तो, ठीक है। तो एजिट्रोप बनाने के लिए पार्टिकल्स का फिक्स कंपोजिशन में होना जरूरी है। अभी एग्जांपल हम देखेंगे। फिलहाल आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो डेफिनेशन है एजिट्रोप्स की वो क्या होने वाली है, और जो ये हेडिंग है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये कहीं ना कहीं ये है, देखें। यानी एजिट्रोप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो, बट आफ्टर मिक्सिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों पार्टिकल के लिए एक जैसा होगा, ठीक। तो अब आगे यहां से बढ़ते हैं कि एजिट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं और फिर ये कैसे कैसे कहानी आगे चलेगी, फिर वो देखते हैं, ठीक है। देखो, तो फिलहाल आगे बढ़े, मैं यहाँ पे कहानी हल्के से लिख दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक। तो पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो कैसा है, सेम। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सेम या कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। और पार्टिकल्स का फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए।
तो ये सम अप हो गया एजोट्रोप्स का, ठीक है। तो एजोट्रोप का मतलब ऐसे लिक्विड का मिक्सचर। ये ध्यान में, जो हम मिक्सचर बेसिकली ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, लिक्विड मिक्सचर हम जनरली ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का कंपोजिशन कैसा हो, सेम हो, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, सेम यानी कांस्टेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक मिक्सचर। और एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के लिए हमें कम से कम फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आप मटेरियल कितनी भी अमाउंट में ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स। तो एजोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं, एजोट्रोप्स दो टाइप के होंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक, और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो एजोट्रोप्स हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक। अब मैं आपको हल्की सी बात बता दूं, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अच्छे से पढ़ लिया है तो ये कहीं ना कहीं उसी से इंटरलिंक है, ठीक है। बट मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ यहां पे अप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखें, अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव डेविएशन की, प्लस केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, ठीक है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब सबको पता है, ये कमी होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पॉजिटिव का मतलब अगर कमी है तो कमी यानी मिनिमम, यानी ये। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव का मीनिंग केमिस्ट्री में क्या होता है, ज्यादा। मैक्सिमम यानी ये। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन होंगे, जो राउस लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ, फ्रॉम राउस लॉ। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन होंगे, नेगेटिव का मतलब ज्यादा, यानी जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ, ठीक। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कैसे याद रखना है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कैसे ध्यान रखना है, ठीक। मैं आपको हल्का सा बता दूं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ सकते हो। मैं आपको हल्का सा यहाँ बता दूं कि याद करने का तरीका तो समझ में आ गया, बट इसको अब अप्लाई कैसे करना है, कैसे सोचना है इसके बारे में, ठीक है। देखें, पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हाई होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो आप सॉल्यूशन बनाते हो उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी पार्शियल जो प्रेशर होगा और जो टोटल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हाई होता है। और आपने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर इनवर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट के। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम, क्योंकि इनवर्स है। अब समझ में आ गया। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन होंगे, जो राउस लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि अगर डेविएशन पॉजिटिव होगा तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, वहां का हाई होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और लो का मतलब मिनिमम तो आ रहा है, तो सेम ही तो कहानी है, ठीक। ऐसे बात करता हूं नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन में जो पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर होता है, यानी पार्शियल प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर, वो कैसा होता है, लो। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, हाई। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है पार्टिकल्स का, यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर डाउन हो जाता है, तभी तो लाइन नीचे से जाती है। तो वेपर प्रेशर अगर डाउन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा।
इसका मतलब नेगेटिव वालों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन वालों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कौन होते हैं, जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स कौन होते हैं, जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, अब इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर, जो हम पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, वो ये सेम। ऐसी मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे HCl और वाटर का। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत आए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाके सीख सकते हो। और ध्यान रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कैसा होता है, उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए। ठीक, बट आई थिंक ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एजेट्रोपिक मिक्सचर कौन होते हैं, ठीक, कितने टाइप का होता है और उन टाइप की डेफिनेशन आपको कैसे याद करनी है। ये शॉर्ट एंड वे हो गया। ठीक, अब इन एग्जाम्पल को ग्राफ वाइज समझ लेते हैं कि क्या क्या कहानी है। ठीक है, देखें तो मैंने अभी बोला है कि जो पार्टिकल्स है, अगर आपको एजेट्रोप्स बनाना है तो पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो आपको एक फिक्स पार्ट में लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्टिकल कितनी भी अमाउंट में लिया हो तो एजेट्रोप्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखें पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स का। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स का एग्जाम्पल क्या था, इथेनॉल प्लस वाटर, इसका मिक्सचर है। तो इससे पहले इसको हम आगे कंटिन्यू करें, यहां से अभी एक बात लेते हैं, मिनिमम यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन अगर ये राउट लॉ से शो करते हैं तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, वेपर प्रेशर होगा हाई और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम। तो कुछ पार्ट आपको ध्यान करना ताकि जब मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स कौन होंगे, जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम। ठीक, अब देखें ये जो मिक्सचर है वो बेसिकली 95% इसमें कौन होता है, अल्कोहल, और 5% इसमें कौन होता है, वाटर। ठीक, 95% इथेनॉल का मतलब है कितना हो गया 0.95 और ये कितना हो गया 0.05। ठीक, अब ऐसा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, देखें। अब क्योंकि टॉपिक चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स पर, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर है, बट मैं इसको वेपर प्रेशर के टर्म्स में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए फिलहाल मेरे पास ये हो गया पोर्शन इथेनॉल और वाटर। अगर मैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 351.5। एक बात ध्यान रखना, किसी बुक में 351.5 है, किसी बुक में 351.3 है, तो अप्रॉक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना होता है, 373 केल्विन। तो कुल मिलाकर ये मैंने दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, अब देखें यहां मैंने टेम्परेचर ले लिया केल्विन में, क्योंकि केल्विन का केस अभी चल रहा है। ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ है। ठीक, अब देखें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैंने इथेनॉल का लिखा और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैंने लिख दिया वाटर का। कितने कितनी वैल्यू है अभी नहीं पता मैं, यहां मैंने फिर से लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखें अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी जो टेम्परेचर है वो कितना है 351.5। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 351.5। ठीक है, तो 351.5 किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है तो सारा का सारा इथेनॉल होना चाहिए फिर, क्योंकि कोई अलग चीज अगर होगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं आएगा, यानी इथेनॉल फिर प्योर होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ इथेनॉल की वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत यही आती है कि कहाँ तो हम 1 रखें, कहाँ हम 0 रखें। जब मैंने वो पढ़ाया था आपको
राउस लॉ, तो राउस लॉ में ग्राफ में मैंने बताया था 1 से 0, 0 से 1 जाता है, तो वो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ के लिए आपको बता दूं कि कब आपको किसकी वैल्यू 1 रखनी है, किसकी वैल्यू 0 रखनी है, ताकि आपको दिक्कत ना है। ठीक, तो 351.5 ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट किसका लिया है, इथेनॉल का। इसका मतलब सिर्फ इथेनॉल होगा, और सिर्फ इथेनॉल होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, क्योंकि आपको पता ही है 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 आता है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका मतलब सिर्फ इथेनॉल है और कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इथेनॉल 1 है, तो यहाँ घटते 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 कितना हो गया, 0 जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे 373 केल्विन ले रहा हूँ टेम्परेचर, आपको पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 है, और जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373, यानी ज़्यादा है। ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर है, कम है इसलिए थोड़ा सा नीचे है। ठीक, इसका मतलब 373 केल्विन किसका बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का, यानी वाटर का। इसका मतलब है इस लाइन पे सिर्फ वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है। कुछ डाल दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ जाएंगे। इसका मतलब है वाटर की अमाउंट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 1, यानी 1, सिर्फ वाटर ही वाटर है। और जब यहाँ जाओगे तो 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इथेनॉल ही है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 351.5 पे सिर्फ इथेनॉल है, और 373 पे कौन है, सिर्फ वाटर है। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। ये मेरे पास इथेनॉल है, कितना है, 0.95, यानी 95% है, और ये मेरे पास वाटर कितना है, 0.05, यानी 5% है। तो अगर आप यहाँ से देखो, इथेनॉल 1 से कहाँ जा रहा है, 0 पर, तो 1 का मतलब 0.95 यहीं कहीं पे होगा आसपास। ठीक, तो जब ये वाटर इसमें आप ऐड करोगे, तो वाटर ऐड करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसे मान लो, अप्रोक्स 0.95 यहाँ पे मान लो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, इसका मतलब है इस पोर्शन पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। यानी अगर आप, मैं इसको यहाँ ध्यान से देखूं, यहाँ 351.5 है, तो अप्रोक्स 351 इतना टेम्परेचर आ जाता है जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 351 पर, यानी अब हुआ क्या क्या केस है देखें। जब मैंने वाटर इतना परसेंट यानी 5% इसमें मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद अब ये पूरा सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बनने के बाद मैंने इसको हीट किया, और हीट करने पर क्या हुआ, 351 पर ही दोनों के पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में बाहर आ गए। यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और वेपर में एक जैसा हो गया, सेम हो गया। और सेम हो गया इसका मतलब क्या रहा कि ये एजियोट्रोप बन चुका है। ठीक, और 351 अब इन दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि 351 पर इस इथेनॉल के पार्टिकल भी वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं और इस वाटर के पार्टिकल भी वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं। दैट मीन्स 351 एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया इस पूरे मिक्सचर के लिए। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट घटा है तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं, देखिए अगर ये लाइन मैं ऐसे जोड़ दूं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की लाइन बता रही है, नीचे वाले की बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, बट वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर ऊपर से जाएगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर हाई होना चाहिए। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है बट वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना। अब जो हम बढ़ते हैं वो कहाँ बढ़ेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के ऊपर। अब फिर देखते हैं सारा पैटर्न फिर से क्या है, सेम है, आपको सारी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देख अब जो सेकंड है दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब सिंपल सी बात है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउस लॉ। दूसरी बात, वेपर प्रेशर इनका कैसा होगा, लो, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। तो कुल मिलाकर ये केस आ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के लिए, जो हमें याद रखना है ताकि सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, और पेपर के लिए ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जब एक एक नंबर के आते हैं तो हमें छोटी छोटी यानी स्मॉल पोर्शन जो है वो पता होना चाहिए। पूरी राम कहानी गाने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट आपको पता है
तो पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाता है। बाकी एडिशनल या बाकी आलतू फालतू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए जो इस कहानी को अच्छे से बता रहा है। नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा राउट लॉ से, वेपर प्रेशर लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बात खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर जब भी आप स्टडी करें तो कोशिश ये रखें कि मुझे किसी भी टॉपिक के अंदर अगर कोई पोर्शन पढ़ना है तो मुझे वो बिल्कुल शॉर्ट हैंड में कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट कैसे याद करना है। ठीक, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मेरे पास है HCl और वाटर का मिक्सचर। ठीक, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों का फिर से बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होना चाहिए। देखें बॉइलिंग पॉइंट HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 188 केल्विन। ठीक, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक, अब आप क्या पढ़ रहे हो, मैक्सिमम बॉइलिंग, यानी अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए और दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर ये दोनों को मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे ही माना जाएगा। ठीक है, देखें अब मैंने बोला है कि अगर आपको एजोट्रोप्स बनाना है तो अमाउंट प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ठीक, तो HCl होता है 20%, मैं 20 ले रहा हूँ, 20.2% होता है बट 20 अप्रोक्स। ठीक, बाकी ये मेरे पास है 80%। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये लगभग 0.2 है और ये लगभग 0.8 है। ठीक, देखें कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से टेम्परेचर हो गया यानी बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ HCl की और वाटर की। मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 373 ठीक केल्विन, तो क्या ये 373 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ? इसका मतलब सिर्फ वाटर वाटर होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया 1, तो ये कितना होना चाहिए 0, यानी ये है ही नहीं। बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है तो इसका मतलब है सिर्फ वाटर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखें सेकंड वाले केस की बात करें तो 373 तो इसका हो गया, बच गया किसका HCl का। HCl का कितना है 188, तो 373 अगर यहाँ ऊपर है तो 18 यहाँ मान लो लगभग 188 केल्विन। ये किसका है? ये सिर्फ HCl का है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ HCl होना चाहिए, यानी HCl कितना है 1, तो यहाँ कितना है 0। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि क्या कहानी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने के लिए आपने देखा कि HCl कितना है 20% है और मेरे पास वाटर कितना है 80% है, यानी 0.8 के आसपास तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। 1 मान लो, 0.9, 0.8 ऐसे। ठीक, तो यहाँ के आसपास ये लाइन जाएगी। तो कुल मिलाकर जब मैं HCl इसमें ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मैक्सिमम बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे। ठीक है, जब आप इस लाइन को देखेंगे तो ये टेम्परेचर लगभग 383 केल्विन आएगा। ठीक है, और 383 केल्विन का मतलब जब मैं इस पूरे सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करता हूं तो हीट करने पर 383 केल्विन पर इस HCl और इस वाटर दोनों की वेपर एक साथ बाहर आती है। इसका मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? कांस्टेंट, यानी HCl और वाटर दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन होगा। आपको बात ये समझ में आ रही होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज हो गया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर राइज हुआ है तो वेपर प्रेशर कैसा होना चाहिए? इस केस में कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जो है सारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।